आप सबका स्वागत है सरस्वती एकेडमी के ऑनलाइन क्लासों में। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि एलटी का जो सिलेबस आएगा वो दो पार्टों में आएगा है। एक आएगा कॉमर्स सिलेबस और एक आएगा सब्जेक्ट वाला। ठीक है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, बिना दोनों के सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। दोनों में ही आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, फर्स्ट पार्ट हो या कॉमन पार्ट हो या सब्जेक्ट। ठीक है, तो आज से जो क्लासेस चालू है वो आपकी पहली क्लास से चालू होगी। ठीक है, सिलेबस की जो डिस्कशन क्लास है, ये मैंने इससे पहले वाली क्लासों में आपको पूरा डिस्कशन बता दिया है, सिलेबस किस प्रकार से आएगा और किस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछेगा और क्या क्या हमारी इस ऑनलाइन क्लासों में आपको मिलेगा। ये सब मैंने अपनी एक पहले वाली क्लास में आपको डिस्कशन में बताया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है आपका, ठीक है, वो है आपका शिक्षण। और शिक्षण से ही चालू क्यों किया है, इसका भी मैंने डिफाइन किया है कि टीचिंग से ही इसे स्टार्ट किया है कि तो सार है इनका। जैसे फर्स्ट यूनिट है आपकी दर्शन फिलॉसफी, टीचिंग फिलॉसफी। दूसरा आपका जो टीचिंग एसिड का है जिसमें टेक्नोलॉजी जुड़ी गई है। तीसरा आपका बाल विकास का है। चौथा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का है। पांचवा आपके आयोग के हैं। तो इन सब में कॉमन एक टीचिंग है, शिक्षण है एक कॉमन चीज। तो पहले हम शिक्षण का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, इसलिए मैंने टीचिंग का चैप्टर पहला किया है। अब जैसे इसमें कई आपकी शिक्षण विधियां आएंगी, शिक्षण प्रवृत्तियां आएगी, शिक्षण व्यू रचनाएं आएंगी, वो हम फिर फिलोसफी में भी पढ़ेंगे, जहाँ हमको अरस्तु, प्लेटो, गिजू भाई, आपके जितने भी रूसो, टैगोर, विवेकानंद, इनकी भी हमको वहाँ पे ये विधियां पढ़नी है। वहाँ पे हम इतना नहीं पढ़ेंगे, हम केवल कहेंगे कि उन्होंने किन किन शिक्षण विधियों का कॉन्सेप्ट दिया है या होनी चाहिए शिक्षण में, वो चीज़ पढ़ेंगे। वहाँ इतना विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, विस्तार से यहाँ पढ़ेंगे उन शिक्षण विधियों को, उन प्रवृत्तियों को। ठीक है, या शिक्षण के जो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पढ़ेंगे। वहाँ हम उनके केवल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उन पर्सनल व्यक्तियों के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या दिया है, या जो हमको प्रगतिवादी, आदर्शवादी, व्यवहारवादी, ये चीज़ें देंगे, उनका केवल कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमने, बाकी कुछ नहीं पढ़ना उनमें। उनका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, कि वो पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है, मगर हमने केवल शिक्षण से संबंधित पढ़ना है। तो मैंने कहा कि जो आज का चैप्टर है उसमें हम शिक्षण के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट शिक्षण के जो प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, वो चरण हो या स्तर हो या किसी भी प्रकार का जो उसके प्रकार होते हैं उद्देश्य के आधार पर, वो सब चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, इस वाली क्लास में। तो पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान क्या रखना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे, ठीक है, दो चीजों में है, कॉमन पार्ट में एकेडमिक एटीट्यूड और उत्तराखंड लीजिंग। उत्तराखंड लीजिंग की क्लास है 5-6 तारीख से आपकी चालू होगी, और जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे तो उनकी 5-6 तारीख से चालू होगी। और जो एकेडमिक एटीट्यूड की क्लास है वो चालू हो चुकी है। जो मेन चीज का है आपको, तो 3 चीजों को कॉन्सेप्ट आपको रखना है। अगर आप एकेडमिक या टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागोजी पढ़ रहे हैं या फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, तो 3 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कंटेंट, स्टडी मटेरियल, आपके पास कौन सा कंटेंट है, जो आपका फर्स्ट पार्ट दे रखा है और उसमें जो एटीट्यूड दे रखा है उसका बहुत व्यापक सिलेबस आपको दे रखा है। और अगर आप किसी एक बुक में वो खोजना चाहे तो नहीं मिलेगा। आपको ऐसे लगेगा पूरा बीएड का सिलेबस है, मगर बीएड की बुकें कितनी है, कितना उनका व्यापक सिलेबस है। अगर आपको कंटेंट चाहिए तो स्टडी मटेरियल आपके पास अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे मैं पूरे आपको जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरे पीडीएफ नोट्स आपको बनाए आपको भेजा जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है कॉन्सेप्ट। जो आपका कंटेंट है या स्टडी मटेरियल है वो कॉन्सेप्ट पे आधारित होना चाहिए। ठीक है, क्यों आधे से ज़्यादा क्वेश्चन, अगर हम कहते हैं कि जो पैडागोजी है या टीचिंग एप्टीट्यूड है इसके 35 क्वेश्चन आते हैं 50 में से, तो 35 में से लगभग 10 या 12 क्वेश्चन आपके केवल कॉन्सेप्ट पे होंगे। केवल कॉन्सेप्ट, जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा उसके वो 12-13 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट के लिए पहले चाहिए कंटेंट, फिर जो कंटेंट है वो कॉन्सेप्ट पर आधारित होना चाहिए। और तीसरा आता है फैक्ट, फैक्ट वाइज भी होना चाहिए। आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन 10 या 15 क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट से पूछे जाएंगे कि भाई ये क्या है, ये क्या है, तो वो आपके कंटेंट में होने चाहिए वो फैक्ट।
तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो पेडागोजी या टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट है उसके लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, टीचिंग की क्लासेस चालू करते हैं। तो पहला क्लास है आपकी शिक्षण से संबंधित क्लास है टीचिंग। तो टीचिंग का सबसे पहले देखो, टीचिंग मैंने आपको बताया है अब जो टीचिंग का कॉन्सेप्ट है, सब टीचिंग होती क्या है। तो जो टीचिंग है, शिक्षण है, इसका भी एक व्यापक अर्थ है। क्या है? व्यापक। टीचिंग शिक्षण कहीं भी हो सकती है और किस प्रकार की होती है ये हमने पढ़ना है। तो इसमें जो इसकी कॉमन व्याख्या है वो है कि देखो, जब छात्र और शिक्षक के बीच में जो संप्रेषण होता है, जो क्रिया होती है, उसी को शिक्षण कहते हैं। सामान्य कॉन्सेप्ट के दो दो व्यक्तियों के बीच में एक शिक्षक होता है, एक सीखने वाला होता है। उन दोनों के बीच में जो होता है, जो क्रिया होती है, अंतः क्रिया होती है, वो शिक्षण होती है। समझ गए? ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखो, व्यापक अर्थ में क्या है, औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है। मुख्य रूप से औपचारिक होता है, जैसे आभा में औपचारिक होता है। अनौपचारिक जैसे परिवार को में जो बच्चा को सिखाया जाता है, वो अनौपचारिक शिक्षण होती है। ठीक है, तो एक व्यापक है कि औपचारिक भी होती है, अनौपचारिक भी होती है, और इसको व्यापक रूप से हम जब बाद में पढ़ेंगे इसके प्रकार में, उसमें बताया जाएगा औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, ठीक है, ज्यादातर औपचारिक को रखा जाता है। अब इसके कुछ कथन है जो पेपर में आते हैं कि 2021 से कथन भी पूछना चालू कर दिया। 2021 में आईआईटी का पेपर हुआ था, उसमें 3-4 नंबर फर्स्ट शिफ्ट में और दूसरे में 2 या 3 क्वेश्चन कथनों से पूछे गए थे कि ये कथन किसका है। सिंपल। तो पहले ये कथन नहीं पढ़ाए जाते थे, मगर 2021 से ये कथन पढ़ाने चालू हो गए, तो ये आने लगे हैं पेपर में। जैसे शिक्षण पुनर्वर्ण की आकस्मिकताओं का क्रम है। ये कथन शिक्षण के बारे में किसने कहा है? तो ये महान शिक्षाविद हुए हैं या फिलोसफर हुए हैं, स्किनर, जिन्होंने अधिगमन के सिद्धांतों भी दिए हैं। तो स्किनर ने शिक्षण पुनर्वर्ण की आकस्मिकताओं का क्रम दिया है। ये कथन किसने दिया? देख, क्रम जो ये कथन होते हैं, ये तथ्य होते हैं, ये याद करने का स्टेज यही है, या तो आप सुनो, ठीक है, या जब आप इसको या ये लिख के याद होते हैं, या तो आप सुनो या लिख के याद होते हैं। ठीक है। दूसरा है गेज। गेज ने कहा है कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जो शिक्षण उद्देश्य प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। अर्थात कि जो एक शिक्षण है, इसका एक प्रभाव है जो किसी अधिगमन के व्यवहार में परिवर्तन ला सके। देखो, व्यवहार में परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जिस चीज के लिए आप शिक्षण कर रहे हो, जिस उद्देश्य के लिए आप उस अधिगम जो सीखने वाला है उसके लिए शिक्षण कर रहे हो, अगर वो शिक्षण वो प्राप्त कर लेता है तो उसको व्यवहार में परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, कहीं पर भी आएगा व्यवहार में परिवर्तन माने जिस उद्देश्य से आपने उसके लिए शिक्षण किया, वो चीज उसको प्राप्त होगी। ठीक है। स्मिथ ने कहा है कि जो शिक्षण है एक निर्देशित क्रिया है, अनुदेशित क्रिया है। ठीक है, अनुदेशित क्रियाएं क्या होती है ये बाद में बताऊंगा। कि शिक्षण एक का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। थायाट ने कहा है समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। सीखने में क्या करना? वृद्धि करना। कराक, शिक्षण वो प्रक्रिया है या जो वो ड्राफ्ट है, जो संचालन की व्यवस्था इसे की जाती है कि जो विद्यार्थी है उनके व्यवहार में परिवर्तन ला सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको मैं इंपॉर्टेंट कहता हूं, जैसे मैंने आपको स्किनर का कहा था इंपॉर्टेंट, वैसे ही जो कथन में इंपॉर्टेंट कहता हूं वो आप नोट कीजिए। ठीक है। जैसे शिक्षक बाल उद्यान का माली होता है, यह आपने बाल विकास में भी पढ़ा होगा कि जो शिक्षक होता है वो बाल उद्यान का माली होता है। क्या होता है? माली होता है। ये किसने बोला है? ये फॉरवेट ने कहा है। किसने कहा है? फॉरवेट ने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है कि शिक्षक बाल उद्यान का माली होता है।
ऐसा ही दूसरा कि जो बालक का पहला अध्यापक होता है वो होती है उसकी माता, और उसका जो पहला विद्यालय होता है वो होता है उसका उसका परिवार। क्या होता है उसका परिवार। तो मैंने कहा है कि जो पहला उसका शिक्षक होता है किसी भी बालक का, पहली शिक्षिका उसकी माता होती है और पहला विद्यालय उसका घर होता है। ये किसने बताया? तो जिसके नाम पे हम पैडागोजी पढ़ते हैं, बाल विकास पढ़ते हैं, उसी व्यक्ति ने ये कहा है, पैडागोजी ने। तो पैडागोजी ने तो पैडागोजी ने ये कथन कहा है। तो जो दो कथन मैंने आपको कहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि परिवार ही बालक का पहला क्या होता है, वो होता है, ठीक है। अब कुछ और कथन है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सेपलर के अनुसार, सेपलर ने शिक्षण की एक परिभाषा दी है जिसमें छात्रों की बौद्धिक स्तर को महत्वपूर्ण किया है। तो उसने एक कथन दिया है कि शिक्षण एक क्रिया है जो छात्रों की बौद्धिक शक्ति एवं स्वतंत्रता निर्णय शक्ति की क्षमता का सम्मान करते हुए उसका आभास कराती है। शिक्षण एक प्रक्रिया है जो छात्रों के बौद्धिक शक्ति और जो मेकिंग डिसीजन की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसका आभास कराती है। ब्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट, ब्रू ने आपके शिक्षण उद्देश्य की क्रियाएं दी है। अभी आगे पढ़ेंगे कि ये शिक्षण क्रियाएं क्या क्या है। तो शिक्षण क्रियाएं किसने दी है? ब्रूम ने, हमेशा याद रखना। शिक्षण उद्देश्य की क्रियाएं किसने दी है? ब्रूम। उद्देश्य आएगा, केवल क्रियाएं नहीं, क्रियाएं किसी और ने दे रखी है। उद्देश्य क्रियाएं किसने दी है? ब्रूम ने। तो ब्रूम ने कहता है कि शिक्षण क्रियाएं जैसे भाषण, प्रस्तुत, नुक्तियों का लक्ष्य, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्य प्राप्त किया। जहां पे भावात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक आएगा, सीधा ब्रू पे आंसर क्लिक करना है। ये तीन शब्द जहां भी आएंगे आपका आंसर सीधा ब्रू होगा। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, ये तीन। ये आगे हम पढ़ेंगे। एडरसन ने कहा है कि शिक्षण एक अंतर प्रक्रिया है। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि छात्र और शिक्षक के बीच में जो शिक्षण है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? आंतरिक प्रक्रिया है, अंतर प्रक्रिया है। कभी बाह्य प्रक्रिया मत कहना, हमेशा क्या होती है? आंतरिक प्रतिक्रिया होती है। कौन? शिक्षण, ठीक है। गेट्स ने कहा है अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगमन है। अधिगमन का अलग से चैप्टर है और एक आपका पॉइंट भी दे रखा है शिक्षण अधिगमन, उसको भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ऐसे आपके कराक ने कहा है कि शिक्षण से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जिनका प्रस्तुतिकरण एवं संरचना और विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, ठीक है। और जो हमारे राधा कृष्ण जी हैं उन्होंने कहा है कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज के निर्माण करना चाहिए और इस कार्य के लिए शिक्षण होता है, ठीक है। ठीक, तो ये चीजें आपकी कुछ चीजें हैं जो आपके कथन है। तो शिक्षण का जो कॉन्सेप्ट है एक ही पॉइंट में समझो कि शिक्षण एक अंतर प्रक्रिया है जो छात्र के या अधिगमन के व्यवहार में परिवर्तन ला सके, ठीक है। यही शिक्षण का एक कॉन्सेप्ट है। क्या है? कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं, शिक्षण की प्रगति या विशेषताएं। क्या? शिक्षण की प्रगति या विशेषताएं। तो देखो, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। देखो मैंने टॉपिक वैसे बना रखे जैसे ऑप्शन में आएंगे। सिंपल लिखेंगे शिक्षण की प्रगति या विशेषताएं क्या है। तो शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षण में सुधार और विकास किया जा सकता है। शिक्षण में जो शिक्षण किस काम कार्य करता है? सस्पेंशन माने संचार का काम करती है, ठीक है। शिक्षण औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है, इन पे, ठीक है, दोनों प्रकार की क्रिया होती है। शिक्षण का मापन संभव है। मापन और मूल्यांकन में बहुत अंतर है, ठीक है।
मापन और मूल्यांकन में बहुत अंतर है। कहीं ये दिखा है कि शिक्षण का मूल्यांकन हो सकता है, शिक्षण का मापन संभव है। शिक्षण एक अंतर प्रक्रिया है, शिक्षण सामाजिक और व्यवसायिक प्रक्रिया है। ठीक है, देखो अब दो चीजें हैं। शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापक और पाठ्यक्रम। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा प्रकृति क्या है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अगर व्यक्तियों के नाम आएंगे तब आंसर चेंज हो जाएगा कि त्रिमुखी किसने बोला है और द्विमुखी किसने बोला है। शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया किसने बोला है और त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने बोला है, तब आपके व्यक्तियों के नाम आएंगे, तब आपके आंसर अलग हो जाएंगे। शिक्षण हमेशा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, परोक्ष रूप से नहीं किया जाता है। हमेशा प्रत्यक्ष, शिक्षण हमेशा प्रत्यक्ष रूप से की प्रक्रिया है, हमेशा याद रखना। ठीक है, तात्विक प्रक्रिया है। और शिक्षण क्यों किया जाता है, समस्या समाधान के लिए किया जाता है, छात्रों के उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए किया जाता है, या छात्रों के ज्ञान में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। तो एक प्रकार से उपचारात्मक विधि है। शिक्षण क्या है, एक उपचारात्मक विधि है। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। शिक्षण क्या है, कला भी है और विज्ञान भी है। कला किस हिसाब से, जैसे हम शिक्षण कौशल कहते हैं, स्किल कहते हैं। तो स्किल क्या है, एक प्रकार की कला है, शिक्षण करने की क्या है, कला है। विज्ञान, जब हम उसमें सहायक सामग्री या तकनीकी को जोड़कर शिक्षण देते हैं तो एक प्रकार से विज्ञान भी हुआ। ठीक है, जैसे हमने किसी प्रवृत्ति का प्रयोग कर दिया या लेसन प्लान बना दिया या सहायक सामग्रियों का प्रयोग कर दिया, तो ये क्या है, एक प्रकार से विज्ञान है। और कला, जैसे शिक्षण युक्तियों का प्रयोग कर दिया, शिक्षण विधियों का प्रयोग कर दिया, पढ़ाने का स्टाइल, ये क्या है, कला है। ठीक है, तो ये शिक्षण की प्रकृति है। तो ये देखो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने कहा था कि कम से कम आपके 12-13 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज आते हैं, वो इसी प्रकार से आते हैं, वो इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आता है शिक्षण उद्देश्य, ठीक है, ये चीजें आप जैसे आपने एक बार पढ़ लिया, आपका कॉन्सेप्ट हो गया, तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अभी फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं आए, अब इसके आगे आएंगे जब मैं कहूंगा कि शिक्षण के प्रकार, तो वहां आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो फैक्ट वाइज भी है, कॉन्सेप्ट वाइज भी है, तो वो चीजें भी हमने पढ़नी है। तो शिक्षण का उद्देश्य जल्दी जल्दी कर देते हैं, वही चीज है कि ज्ञान में परिवर्तन। मेन उद्देश्य वही होता है कि बालक के ज्ञान में परिवर्तन या व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन में आते हैं, जैसे शिक्षण का, देखो जो ये भाषा है आपकी, ये काफी जटिल भाषा होती है। क्यों, पेपर में यही भाषा आती है, व्यवहारिक भाषा नहीं आती है। व्यवहारिक भाषा में तो हम शिक्षण करते हैं, मगर जो पेपर में आएगी वो आपकी ऐसी भाषा आती है जो स्टैंडर्ड भाषा होती है। वो आपका सीटेट का पेपर हो, यूटेट का पेपर हो, आईटी का हो, या किसी भी टीचिंग का पेपर हो, हमेशा स्टैंडर्ड भाषा में आती है। जो शुद्ध हिंदी होती है और जो साहित्यिक हिंदी होती है, उस भाषा में आपका पेपर आता है। समझो आप व्यवहारिक रूप से, मगर जो आपने पढ़ना है वो स्टैंडर्ड भाषा के रूप में। ठीक है, जैसे शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करना है, जिसके द्वारा वो उत्तम विचार और उत्तम कार्यकर्ता बन सके। शिक्षण का उद्देश्य एक संपूर्ण मानव का निर्माण करना है, जिसमें उसके अस्तित्व का प्रत्येक पक्ष पूर्ण रूप से विकसित हो सके। विद्यार्थियों को इस प्रकार सहायता प्रदान करना है कि वे अपनी अनुभूति एवं प्रत्यक्ष कारणों से समायोजन करते हुए वास्तविकता का बोध प्राप्त कर सके। विद्यार्थी को अपने आंतरिक और बाह्य अनुभवों से समायोजन करना सिखाना है, किसी भी समय किसी भी रूप में सहायता कर सके, जिसमें वे स्वयं नवीन अनुभवों कर सके और रचनात्मक कार्य कर सके। विद्यार्थियों में यह गुण उत्पन्न करने की ये स्वयं उचित निर्माण है। तो ये आपके उद्देश्य हुए। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट वाइज है आप कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे क्वेश्चन अच्छे आने लगते हैं, जो पेपरों में आने की संभावना ज्यादा होती है, वो क्वेश्चन अब आने लगे। ठीक है, जो शिक्षण के सिद्धांत है, अगर कॉन्सेप्ट वाइज आएंगे आपके, इस पर कॉन्सेप्ट वाइज आएंगे या फैक्ट कॉन्सेप्ट वाइज आएंगे, वो इस प्रकार से आएंगे। मैं 2 प्रकार से बताऊंगा शिक्षण के सिद्धांत, आपके सिलेबस में भी है। ठीक है,
और किस उन्होंने साफ लिखा है शिक्षण के सिद्धांत आपके सिलेबस में, एक तो कॉन्सेप्ट वाइज है और एक फैक्ट वाइज है, दो प्रकार के सिद्धांत आपको पढ़ाऊंगा। तो कॉन्सेप्ट वाइज में जैसे आपके ऑप्शन में आएंगे निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण के सिद्धांत नहीं है या है, तो सुनिश्चित उद्देश्यों का निर्धारण करने का सिद्धांत। मैंने कहा शिक्षण क्यों किया जाता है, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, ठीक है, अधिगमन के उद्देश्य की प्राप्ति, तो उद्देश्यों को निर्धारण करने का सिद्धांत। विषय वस्तु का चयन का सिद्धांत, किस विषय पे शिक्षण करना है इसका सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेट करना है, तभी तो आपका शिक्षण प्रभावी होगा जब आप अधिगमन को मोटिवेट करोगे, ठीक है, तो अभिप्रेरण का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवहारों का सिद्धांत, ठीक है, नियोजन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत और बाढ़ केंद्रित सिद्धांत। शिक्षण हमेशा बाढ़ केंद्रित होता है या अधिगमन केंद्रित होता है, या बाढ़ नहीं आएगा तो अधिगमन, अधिगमन का मतलब सीखना, समझ गए। तो ये अगर आपके ऑप्शन में आएंगे सिंपल कि ठीक है, तो सिद्धांत क्या है, ये है आपके, ठीक है, तो ये आपके जो स्पेशल सिद्धांत है वो हम हैं। अब मैंने कहा कि इसका दूसरी चीज, दूसरी चीज ठीक है, तो दूसरी चीज क्या है, देखो जो शिक्षण के सिद्धांत है वो दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य सिद्धांत जो मैंने अभी आपको बताए हैं, और एक होता है विशिष्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक है, एक होता है सामान्य सिद्धांत जो मैंने आपको अभी बताया है, और एक होता, ठीक है, और दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक विशिष्ट सिद्धांत, ठीक है, शिक्षण के अधिगमन आधारित विशिष्ट सिद्धांत होते हैं, ठीक है। तो सामान्य सिद्धांत मैंने आपको बताया अभी अभी, ये सब सामान्य सिद्धांत है आपके जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, जीवन की वास्तविकता से संबंधितता का सिद्धांत, सह संबंध का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सिद्धांत, प्रभावशाली व्यू रचनाओं का सिद्धांत, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, अनुकूलन वातावरण और उचित नियंत्रण का सिद्धांत, ये सामान्य शिक्षण सिद्धांत है, ठीक है, जो सामान्य कॉन्सेप्ट पे होता है। दूसरा आता है मनोवैज्ञानिक शिक्षण के सिद्धांत, जैसे अभिप्रेरणा रुचि का सिद्धांत, तो ये मनोवैज्ञानिक है, क्यों हम मनोवैज्ञानिक रूप से बालक के अंदर क्या करते हैं, सीखने की लगन पैदा करते हैं अपने शिक्षण के द्वारा। तो मनोवैज्ञानिक माने जो साइकोलॉजी के रूप में जो शिक्षण की क्रियाएं होती हैं, अनुदेशन क्रियाएं, ये सब अनुदेशन क्रियाएं होती हैं, किसकी, शिक्षक की। शिक्षण के अलावा जितनी भी प्रकार की वो क्रियाएं करता है वो सब अनुदेशित क्रियाएं होती हैं। वो किसी बच्चे में मोटिवेशन उत्पन्न करना, या कुछ ऐसे कथनों का प्रयोग करना, या कुछ ऐसी क्रियाएं करना जिससे बालक रुचि ले सके, ठीक है। मनोरंजन का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, ठीक है, फीडबैक और रिफॉर्मेशन, पुनर्वर्ग का सिद्धांत, शाबाशी जैसे हम कहते हैं, एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग का सिद्धांत, एप्लीकेशन ऑफ मोर सेक्शन, सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत, क्रिएटिविटी का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत, स्व अधिगमन का सिद्धांत और समूह गठनात्मक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स। तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक है, ये मैंने कहा फैक्ट वाइज भी है, कॉन्सेप्ट वाइज। तीसरा है विशिष्ट सिद्धांत, शिक्षण के सीखने के विशिष्ट सिद्धांत, आत्मिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अप्रोच, ठीक है, स्वाभाविक क्रम के अनुशंसन का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फॉलोइंग द नेचर ऑर्डर, अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, उत्प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, विश्लेषण और संश्लेषण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस एंड संश्लेषण, अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज। ये विशिष्ट सिद्धांत है। देखो ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे कहीं, अगर आपके पास ये कॉन्टेक्ट नहीं है, आपने
शॉर्टकट में सिद्धांत पढ़ दिए, और वहां पे आपको पता है ये सब तो सिद्धांत है शिक्षण के, मगर वहां पे क्वेश्चन आ गया कि शिक्षण के विशिष्ट अधिगमन के आधारित विशिष्ट सिद्धांत इनमें से कौन है, तो फिर आप वहां पे फंस जाओ। ठीक है, या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी कहा, तो मनोवैज्ञानिक एक प्रकार से कॉन्सेप्ट वाइज भी है कि जो मनोविज्ञान जो साइकोलॉजिक प्रकार की थ्योरी होती है वही हो सकते हैं, मगर अगर विशिष्ट सिद्धांत आ गया तो वहां आप फंस जाओ, वहां आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे सही से। ठीक है, पता तो है आपको ये सब सिद्धांत है शिक्षण के होते हैं मगर नहीं। ठीक है, तो ये शिक्षण के सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्यों उन्होंने सिलेबस में इसको मेंशन किया है। आगे चलते हैं, अगर आता है शिक्षण के प्रकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के प्रकार, ठीक है, और ये शिक्षण के प्रकार कई प्रकार से होते हैं, उद्देश्य के आधार पे होते हैं, स्तर के आधार पे होते हैं, प्रशासन के आधार पे होते हैं, व्यवस्था के आधार पे होते हैं, क्रियाओं के आधार पे होते हैं, संरचना के आधार पे होते हैं। इन सब आधारों पे शिक्षण के प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे उद्देश्य के आधार पे, इन सबको हम विस्तार पूर्वक समझाएंगे, अभी आपको केवल प्रकार बता रहा हूं मैं। जैसे उद्देश्य के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। स्तर के आधार पे, ठीक है, स्मृति स्तर, बौद्धिक स्तर और चिंतन स्तर। ठीक है, संरचना के आधार पे वर्णनात्मक और उपचारात्मक। ठीक है, व्यवस्था के आधार पर औपचारिक, अनौपचारिक और अंशौपचारिक शिक्षण। 3 प्रकार के शिक्षण होते हैं व्यवस्था के आधार पे। क्रियाओं के आधार पे प्रस्तुति संबंधित शिक्षण, प्रदर्शन से संबंधित शिक्षण और कार्य से संबंधित शिक्षण। तो ये 3 प्रकार के क्रियाओं के आधार पे होते हैं। ठीक है, प्रशासन के आधार पर एकतांत्रिक शिक्षण, लोकतांत्रिक शिक्षण और हस्तैतिक शिक्षण। तो ये आपके शिक्षण के प्रकार है। प्रशासन के आधार पे बताए मैंने, या क्रियाओं के आधार पे बताए, व्यवस्थाओं के आधार पे बताया, संरचना के आधार पे बताया, स्तरों के आधार पे बताया और उद्देश्यों के आधार पे। तो एक सिंपल क्वेश्चन आएगा कि भाई किस प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं ये शिक्षण के प्रकार। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं शिक्षण की क्रियाएं। शिक्षण की क्रियाएं, ठीक है, तो शिक्षण की क्रियाएं कौन कौन सी होती है? ये वे क्रियाएं हैं जो शिक्षक कक्षा कक्ष में शिक्षण के समय करता है, और इन शिक्षण क्रियाओं का कार्यों के समूह में विभाजित करने की अनेक विधियां होती हैं। ठीक है, स्मिथ ने इन क्रियाओं को ज्ञानात्मक और प्रभावशाली शिक्षण क्रियाओं में विभाजित किया है। और जो ग्रीन है, थॉमस ग्रीन, हमेशा याद रखना, अगर शिक्षण क्रियाएं आएगी तो थॉमस ग्रीन याद रखना। कौन सा रखना? थॉमस ग्रीन आपको याद रखना है। क्या रखना है? थॉमस ग्रीन आपको याद रखना है। कौन रखना है? थॉमस ग्रीन आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है? थॉमस ग्रीन। ये व्यक्ति आपको याद रखना है कि अगर क्रियाओं से संबंधित किसने शिक्षण के प्रकार बताया या विभाजित किया है, वो किया है थॉमस ग्रीन ने। किसने किया है? थॉमस ग्रीन ने इसको विभाजित किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो किन क्रियाओं में किया है? तो इसने 3 क्रियाओं में किया है। तर्कपूर्ण शिक्षण क्रियाएं पहले, दूसरा रोजनात्मक शिक्षण क्रियाएं, और तीसरा अनुदेशात्मक शिक्षण क्रियाएं। 3 क्रियाएं, तर्कपूर्ण, रोजनात्मक और अनुदेशात्मक। 3 क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट रूप से इसने बांटी है शिक्षण की। ठीक है, तो पहले जो बांटी गई है वो बांटी गई तर्कपूर्ण शिक्षण क्रियाएं। ठीक है, इसके अंदर उसने 8 प्रकार की शिक्षण क्रियाएं बताई हैं।
कितने प्रकार की? 8 प्रकार की शिक्षण क्रियाएं बताई है। किसने? ग्रीन ने। किसमें? तर्कपूर्ण में। अर्थात इसका संबंध मूल रूप से चिंतन और तर्क से संबंधित है। जब शिक्षक शिक्षण करता है तो उसकी जो तर्कपूर्ण क्रियाएं होनी चाहिए वो 8 प्रकार की होनी चाहिए। अब कौन कौन सी होनी चाहिए वो बताते हैं। कौन कौन सी होनी चाहिए वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहली है व्याख्या। व्याख्या आप सबको पता है। उपसारिता, निष्कर्ष निकालना, कारण प्रदान करना, प्रमाण एकत्रित करना, प्रदर्शनी, परिभाषित करना और तुलना करना। तो ये 8 प्रकार की क्रियाएं ग्रीन ने बताई है। किसके अंतर्गत? तर्कपूर्ण, तर्कपूर्ण क्रियाएं। तर्कपूर्ण क्रियाओं के अंतर्गत 8 प्रकार की क्रियाएं बताई। व्याख्या, उत्साहिता, निष्कर्ष निकालना, कारण बताना, प्रमाण एकत्रित करना, प्रदर्शनी, परिभाषित करना, तुलना करना। जब वो ये शिक्षण में करता है तो उसको तर्कों के आधार पर या चिंतन के आधार पर ये क्रियाएं करनी चाहिए। ये क्रियाएं करनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी आती है रोजनात्मक क्रियाएं। दूसरी आती है रोजनात्मक क्रियाएं। अब रोजनात्मक क्रियाएं क्या है? ये क्रियाएं जो प्रमुख रूप से शिक्षण की योजना या विषय वस्तु के संगठन के लिए अपनाई गई योजनाओं या शिक्षणों के दौरान विद्यार्थियों को जो दिशा निर्देशित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जानकारी ये दिशा निर्देशित करने के लिए या पाठ के योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन क्रियाओं को किया जाता है। तो ये 7 प्रकार की दे रखी है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की दे रखी है। कौन कौन सी? ठीक है, कितने प्रकार की दे रखी है? 7 प्रकार की दे रखी है ग्रीन ने। पहली है मोटिवेशन, प्रेरणा। ठीक है, दूसरा है एडवाइस, तीसरा है मूल्यांकन करना, नियोजन करना, प्रोत्साहित करना, जिसे पुनर्वलन भी कह सकते हैं आप, रिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, अनुशासन का निर्माण करना और प्रश्न पूछना। तो ये 7 प्रकार की क्रियाएं उसने रोजात्मक क्रियाओं के अंतर्गत दिया है। किसके अंदर दिया है? रोजात्मक क्रियाओं के अंतर्गत दिया है। आगे चलते हैं। अंतिम जो ये इसने क्रियाएं दी हैं वो अनुदेशात्मक क्रियाएं दे रखी हैं। अनुदेशात्मक क्रियाएं वो होती है जब शिक्षक किसी पाठ को पढ़ाता है, ठीक है, तो पढ़ाने के अलावा जितनी भी प्रकार की वो क्रियाएं करता है शिक्षण में या अपनी टीचिंग में, वो सब अनुदेशात्मक क्रियाएं होती है। ठीक है, तो ग्रीन ने ये 7 प्रकार की क्रियाएं बताई। जैसे आप फीस लेते हो, क्या लेते हो? फीस लेते हो। ठीक है, धन अर्जन और की देख रेख, मैंने क्लास या विद्यालय की देख रेख, जो आप कक्षा की देख रेख या सजावट के रूप में करते हैं। उपस्थिति लगाना, ठीक है, सभाओं में उपस्थिति, जो प्रार्थना स्थल होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग होती है, सूचनाओं का निर्माण करना, नोटिस बोर्ड, और निरीक्षण करना। तो ये 7 प्रकार की क्रियाएं ग्रीन ने दी है। तो ग्रीन ने आपको मुख्य रूप से कितनी क्रियाएं बताई? देखो, सबसे पहले तर्कपूर्ण, जिसके अंतर्गत 8 क्रियाएं। रोचात्मक, जिसके अंतर्गत 7। ठीक है, अनुदेशात्मक, जिसके अंतर्गत 7 क्रियाएं दे रखी है। क्या दे रखी है? 7 क्रियाएं दे रखी है। कितनी क्रियाएं दे रखी है? 7 क्रियाएं देखिए। तो ये क्रियाओं से संबंधित ग्रीन की शिक्षण के प्रकार है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है शिक्षण के चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षण के चर।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शिक्षण के चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है शिक्षण के चर। तो शिक्षण के जो चर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, या वेरिएबल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मिडिवल वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो 3 प्रकार के वेरिएबल होते हैं। जो स्वतंत्र चर होता है वो हमेशा शिक्षक होता है, जो मिडिवल होता है वो पाठ्यक्रम होता है, और जो डिपेंडेंट होता है वो शिक्षार्थी या अधिगमन करता होता है, शिक्षार्थी होता है। तो 3 प्रकार के वेरिएबल होते हैं, ठीक है, स्वतंत्र, मध्य और आश्रित, शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों होते हैं। देखो, स्वतंत्र चर वो होते हैं जिसे शिक्षक निर्भर चर पर इसके प्रभाव का निरीक्षण करने के लिए हेर फेर करता है और बदलाव करता है, ठीक है, जिसमें वो ज्ञान माने जो उसका उद्देश्य है। शिक्षक एक स्वतंत्र चर है जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजनाओं का अदल बदल भी कर सकता है, या अपने शिक्षण को किसी भी प्रकार से प्रस्तुतिकरण कर सकता है। शिक्षक ही क्यों? शिक्षक शिक्षण की प्रक्रिया में एक आवश्यक जीवित एक शिक्षण एक जीवित प्रक्रिया भी है, सजीव प्रक्रिया भी है। तो एक प्रकृति और आएगी, शिक्षण क्या है? सजीव प्रक्रिया है। तो शिक्षक शिक्षण में एक सजीव प्रक्रिया के रूप में होता है। वे अनुकूलन शिक्षण वातावरण बनाकर सीखने को सुविधाजनक बनाने और प्रभावशाली शिक्षण रणनीतियों को डिजाइन करने और शिक्षार्थियों की फीडबैक को प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्व होता है उसका। तो शिक्षक एक स्वतंत्र चर होता है। शिक्षक क्या होता है? एक स्वतंत्र चर होता है। दूसरा होता है डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट हमेशा कौन होता है? आश्रित चर वो चर होता है जिसे शिक्षक देता है या स्वतंत्र चर के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए मापा जाता है, अर्थात जो ज्ञान की प्राप्ति करता है या जिसके लिए उद्देश्य प्राप्ति जिसके लिए शिक्षण करता है। देखो, बिना अधिगमन के या बिना आश्रित चर के शिक्षण कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं, कभी क्या नहीं होता है, संभव नहीं होता। तो शिक्षार्थी शिक्षण प्रक्रिया में दूसरा सजीव ध्रुव होता है। वे वही होता है जो शिक्षक द्वारा सिखाई गई जानकारी को प्राप्त करके या संशोधित करता है और शिक्षार्थियों की व्यवस्था, प्रेरणा और पूर्व ज्ञान शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अपनाता है। और तीसरा होता है आपका वेरिएबल, जो पाठ्यक्रम होता है, जो इन दोनों के बीच में सर्कुलम होता है, वो तीसरे इसका कारण बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीसरा, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको याद करनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शिक्षण के वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज में चलते हैं, शिक्षण के उद्देश्य के पक्ष। शिक्षण के उद्देश्य के पक्ष, शिक्षण के उद्देश्य के पक्ष कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो शिक्षण के जो उद्देश्य के पक्ष हैं, ठीक है, वो आपके 3 होते हैं। और ये 3 जब शिक्षण के उद्देश्य के पक्ष आएंगे तो मैंने आपको बताया है किसका नाम आएगा? बेंजिंग एस ब्लूम में से याद रखना, किसके नाम आएगा? बेंजामिन एस ब्लूम, बेंजामिन एस ब्लूम। इस व्यक्ति ने शिक्षण के उद्देश्य के 3 पक्ष बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? ये बताए हैं ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और उद्देश्य क्रियात्मक पक्ष। कौन कौन से पक्ष बताए हैं? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार किसने बताए? ब्लूम ने बताए। हमेशा याद रखना, ब्लूम ने बताया। किसने बताए? ब्लूम ने बताए। वेरी इंपॉर्टेंट, किसने बताए? ब्लूम ने बताए।
कौन, अब देखो इसके अंदर उसने 6 उद्देश्य इसके अंदर बताए, 6 उद्देश्य इसके अंदर बताए शिक्षण के, और 6 उद्देश्य क्रियात्मक पक्ष के अंदर बताए। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष उसने 1956 में दिया था, भावात्मक पक्ष उसने 1964 में, न 54 में, सॉरी 54 में दिया था, और 64 में, सॉरी में दिया था, और 1969 में आपका क्रियात्मक पक्ष दिया था उसे। ठीक है, 1956 में ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। 1956 में ज्ञानात्मक पक्ष के 6 उद्देश्य दिए थे, 1964 में भावात्मक पक्ष के 6 उद्देश्य दिए थे, और 1969 में क्रियात्मक पक्ष के 6 उद्देश्य दिए थे। अब ये कौन कौन से दिए थे ये हम बताएंगे। ठीक है, पहला कौन कौन से दिए थे? कौन कौन से दिए थे? तो 1956 में ब्लू ने 6 पक्ष दिए थे। पहले दिया था ज्ञान, नॉलेज पे आधारित, अबोध, समझना, ज्ञानोत्तर, विश्लेषण, 5वां दिया था संश्लेषण, 6वां दिया था मूल्यांकन। तो ये 6 उद्देश्य ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत दिए थे किसने? ठीक है, तो ये 6 पक्ष किसके अंतर्गत दिए थे? ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर, जिसमें ज्ञान की अनुभूति होती है। अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ज्ञानात्मक पक्ष क्या है? इस प्रकार के शिक्षण जो ज्ञान, समझ, विश्लेषण, मूल्यांकन जैसे ज्ञानात्मक व्यवहार को विकसित करने पर केंद्रित होते हैं, ऐसे उद्देश्य ज्ञानात्मक शिक्षण के अंतर्गत आते हैं या कॉन्ड्यूट टीचिंग के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए एक विज्ञान का शिक्षक छात्रों को जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझाने के लिए में मदद लाने के लिए प्रयोग प्रैक्टिकल कर सकता है। ठीक है, तो एक प्रकार से जिसमें ज्ञान की अनुभूति होती है या व्यवहार में परिवर्तन विकसित करने पर केंद्रित होता है, तो संज्ञात्मक पक्ष होता है। ज्यादातर जो शिक्षण होता है वो संज्ञात्मक पक्ष पे आधारित होता है। ठीक है, जैसे एनसीएफ 2005 है, संज्ञात्मक पक्ष पे आधारित है या संज्ञात्मक शिक्षण पे आधारित है। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर है भावात्मक पक्ष, तो ये ब्रू ने कार्ल वोट उनका एक सहयोगी था, उसकी सहायता लेकर 1964 में 6 भावात्मक पक्ष के उद्देश्य दिए थे। वो थे ज्ञानात्मक, अनुक्रिया, मूल्य स्थापन, संगठन, मूल्य विशिष्टीकरण और चरित्रीकरण। तो ये 6 उद्देश्य भावात्मक पक्ष के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है। अब भावात्मक पक्ष क्या है? देखो, भावात्मक ने भाव से, भावना से जो शिक्षण किया जाता है, भाव। ठीक है, भावात्मक शिक्षण का उद्देश्य भावात्मक और सामाजिक कौशल को विकसित करना है। जब एक शिक्षक छात्रों के समानुभूति विकसित करने में मदद करने के लिए रोल प्लेइंग अभ्यास का प्रयोग करता है। रोल प्लेइंग माने रोल प्लेइंग नाटकीय, जैसे नाटक है तो एक प्रकार से भावात्मक है। ठीक है, तो भावात्मक शिक्षण या सामाजिक कौशल के लिए, जैसे अनुकरणीय सामाजिक कौशल विधि है आपकी, तो भावात्मक शिक्षण है वो जो आपके सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, तो इसके 6 पक्ष बताए। तीसरा है क्रियात्मक।
पक्ष, फंक्शनल टीचिंग, इस प्रकार के शिक्षण में किसी कौशल या किसी कार्य को करने के लिए विशिष्ट विधि सिखाने पर जोर दिया जाता है। जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम या कोई वैज्ञानिक चीजें होती है, वो होती है, ठीक है। जैसे आजकल तकनीकी चीजें हैं, ऑनलाइन है, ये चीजें सिखाने में क्रियात्मक पक्ष होता है, जाकर इसमें क्रियाएं होती है, क्या होती है, क्रियाएं होती है। तो ये 1969 में सिम्पसन के द्वारा दिया गया था। ब्रू ने सिम्पसन के साथ मिलकर 1969 में ये 6 उद्देश्य क्रियात्मक पक्ष के दिए थे। प्रारंभिकरण करना, कार्य करना, नियंत्रण करना, अनुशासन भी कह सकते हैं, समायोजन, ठीक है, एडजस्टमेंट, स्वाभाविकरण और आदत का निर्माण करना या मूल्यों का निर्माण करना, ठीक है, या हॉबिट का निर्माण करना। तो ये 6 क्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ज्यादा डीप आएगा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञात्मक पक्ष का उद्देश्य नहीं है, या निम्नलिखित में कौन सा भावात्मक पक्ष का उद्देश्य नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक पक्ष का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आ गया, ये उद्देश्य किसने दिया, तो ब्लूम ने दिए हैं। कौन कौन से दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। सिंपल क्वेश्चन आता तो ये आपका आंसर होता है, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला आता है प्रशासन के आधार पर शिक्षण के प्रकार। देखो, शिक्षण पर प्रशासन प्रणाली का अधिक प्रभाव पड़ता है, ये आप सबको पता है। प्रत्येक प्रशासन प्रणाली का अपना विभिन्न प्रकार का शिक्षण होता है। जैसे एक तांत्रिक, 3 प्रकार के होते हैं, एक तांत्रिक शिक्षण, लोकतांत्रिक शिक्षण और हस्तक्षेप रहित शिक्षण। तो 3 प्रकार के शिक्षण होते हैं प्रशासन के आधार पे, और इनकी जैसे व्याख्या कर देते हैं, ठीक है। जैसे पहला आता है एक तांत्रिक शिक्षण, इसको प्रभुत्ववादी शिक्षण भी कहते हैं और निष्कुश शिक्षण भी कहते हैं। प्रभुत्ववादी शिक्षण या निष्कुश शिक्षण भी कहते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है, देखो ये क्या होता है। देखो, इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक केंद्र बिंदु होता है और छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन और निर्देशन का पालन करता है। माने एक प्रकार से शिक्षक ही एक्टिव है, छात्र केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठा है, निष्क्रिय निष्क्रिय भी बैठ सकता है, ठीक है। इसमें केवल शिक्षक का ही बोलबाला होता है। तो प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि भी शिक्षण भी कहा सकता है इसमें, जिसमें केवल टीचरों का ही क्या होता है, बोलबाला होता है। और जो अधिगमन है, जो सीखने वाला है, वो निष्क्रिय भी हो सकता है या उसको निर्देश, केवल फोकस किस पे होता है, ठीक है, ठीक है। दूसरा उदाहरण के लिए, एक शिक्षक चर्चा या प्रतिक्रिया को प्रोत्साहन किए बिना छात्रों को जानकारी प्रदान करने के लिए व्याख्या करता है। जैसे एक्सप्लेन विधि है, जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आता है, डायरेक्ट अपना लेक्चर दे के चले जाता है। तो एक प्रकार से ये प्रभुत्ववादी शिक्षण या निष्क्रिय या एक तांत्रिक शिक्षण होता है। लोकतांत्रिक में जहां छात्र भी है और शिक्षक दोनों ही क्रियाशील रहते हैं और दोनों ही मिलकर शिक्षण कार्य को संपन्न कराते हैं, ठीक है, ठीक है। तीसरा है आपका हस्तक्षेपित, या जिसको लेसन टीचिंग भी कहते हैं। इस प्रकार के शिक्षण एक मुक्त शिक्षण पद्धति पर आधारित होता है, जहां शिक्षक छात्रों को रचनात्मक प्रकृति को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक छात्र को स्वयं के विचारों और समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए परियोजना आधारित दृष्टिकोण का प्रयोग करता है। तो इसको एक प्रकार से हस्त रहित शिक्षण भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेसर टीचिंग, ठीक है। अगला आता है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से, याद रखना। और शिक्षण के स्तरों का दृष्टिकोण या लेबर के आधार पर शिक्षण के प्रकार, लेबर के आधार पर शिक्षण के प्रकार, ठीक है। तो देखो, शिक्षण एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया मानी जाती है, प्रकृति में बताया मैंने। इसके अंतर्गत विचारहीन उच्च विचारात्मक क्रियाएं की जाती हैं। इसी श्रृंखला में 3 स्तर हमने इसको बांटे हैं। कौन कौन से?
स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। इसका डायग्राम भी देखते हैं। देखो, शिक्षण के स्तरों की दृष्टि, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। जब शिक्षक अपने पाठ को पढ़ाता है, जो अधिगमन होता है किस स्थिति में होता है? स्मृति स्तर में। जब वो विचार विहीन होता है, क्या होता है? विचार विहीन होता है। जब बालक केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है तो वो हमेशा एक स्मृति लेवल में रहता है। समझ गए? हमेशा किस लेवल में होता है? स्मृति। जब विचारहीन। दूसरा होता है बोध स्तर या अबोध स्तर। जब वो ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, जो टीचर सिखाता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करने के बाद उसको समझने की कोशिश करता है, अर्थात उसके मन में विचार उत्पन्न होने लगते हैं। तो वो कौन सा स्तर होता है बालक के या शिक्षण का? बोध स्तर। जब उसको समझाया जाता है, जब उसके अंदर विचारों की अभिवृद्धि होती है, और जब जब वो समझ भी चुका है और याद भी उसको हो चुका है, अब क्या होगा? उसका एनालिसिस होगा, संश्लेषण विश्लेषण होगा। उसको वो तर्कों के आधार पे उसका विश्लेषण करेगा या उसके अंदर अति विचार आएंगे तो चिंतन स्तर हो गया। तो 3 स्तर होते हैं शिक्षण के। आपको समझ में आ गया हो? ठीक है जी, ठीक है। क्या आते हैं? रचना या स्वरूप के आधार पे, स्वरूप के आधार पे, स्वरूप के आधार पे 2 प्रकार के शिक्षण होते हैं, वर्णनात्मक और उपचारात्मक। वर्णनात्मक में जब हम ज्ञान देते हैं बालक को या किसी विषय पे ज्ञान दिया जाता है तो उसको वर्णनात्मक शिक्षण कहा जाता है। और जब किसी बालक के समस्या का समाधान किया जाता है वो एक प्रकार से उपचारात्मक शिक्षण होता है। क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण होता है। शिक्षण विद्यार्थियों के नवीन ज्ञान को प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के जो निरातात्मक प्रकृति के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, इस स्थिति को भी शिक्षण कहा जाता है। तो संरचना या स्वरूप के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, वर्णनात्मक और उपचारात्मक। अगर है व्यवस्थाओं के आधार पे, औपचारिक शिक्षण एक निश्चित समय, एक निश्चित स्थान, एक निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पे जो शिक्षण दिया जाता है उसको औपचारिक शिक्षण कहा जाता है। जैसे विद्यालयों में दिया जाता है, स्कूलों में दिया जाता है, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षण ना ही उसका कोई स्थान है, ना ही उसका कोई समय है, ना ही कोई पाठ्यक्रम है। किसी भी समय कोई भी शिक्षा दी जाती है उसको अनौपचारिक शिक्षण कहा जाता है। अनौपचारिक जिसमें दोनों प्रकार के शिक्षण आते हैं, जैसे घरों में दिया जाता है माता के द्वारा या पेरेंट्सों के द्वारा, वो भी एक प्रकार से अनौपचारिक या अनौपचारिक शिक्षण है, ठीक है। 3 प्रकार के शिक्षण होते हैं, ठीक है। क्रियाएं मैंने बता दी, प्रस्तुतिकरण ये करना, ठीक है। प्रदर्शन के आधार पे, प्रस्तुतिकरण करना माने तर्क के आधार पे, प्रदर्शन करना माने योजना के आधार पे, और अनुदेशात्मक माने क्रिया से संबंधित, ठीक है। अगली चीज आती है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? शिक्षक को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? तो देखो, पहला होता है शिक्षण उद्देश्य। किस उद्देश्य से आप शिक्षण कर रहे हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताएं। आपके जब शिक्षण होती है तो आपकी जो कक्षा है या आप जहाँ पे शिक्षण कर रहे हैं वहाँ पे किस प्रकार के बच्चे या किस प्रकार के अधिगमनकर्ता बैठे हैं, उनकी विभिन्नताओं के आधार पे आपके शिक्षण को भी प्रभावित करते हैं। कोई देखने में कमजोर होता है, कोई सुनने में कमजोर होता है, ठीक है, ठीक है। कोई प्रतिशाली होता है, कोई पिछड़ा हुआ होता है। तो इस आधारों पे भी आपके शिक्षण को प्रभावित करते हैं। आपको उस हिसाब से अपने शिक्षण को मॉडिफाई करना होता है। सहायक सामग्री,
आप अपने शिक्षण को और इफेक्टिव बनने के लिए सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, तो ये भी शिक्षण को एक प्रभावी करता है। तुरंत फीडबैक, अगर एकदम फीडबैक आने लगे आपके शिक्षण में, जैसे मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, ऑनलाइन में इतना संभव कमेंटों के द्वारा होता है, तो एकदम हम अपने शिक्षण को चेंज कर सकते हैं उनके आधार पे, शिक्षक की कुशलता या स्किल के आधार पे, वातावरण का प्रभाव पड़ता है शिक्षण में, और नियोजित कार्य। तो ये एक प्रकार से एक कॉन्सेप्ट वाइज है, इसमें और ऑप्शन भी आ सकते हैं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं शिक्षण सूत्र क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षण सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी क्या कि शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं। ठीक है, शिक्षण सूत्र हमेशा एक शिक्षण सूत्र के कॉन्सेप्ट पे कार्य करता है, वो होता है आगमन विधि। ठीक है, जिसको आपने यूटेट सीटेट सब में पढ़ा है, वो है आगमन विधि। कौन कौन सी बताई मैंने, आगमन विधि, हमेशा याद रखना कौन होती। आगमन विधि। तो शिक्षण का जो सूत्र होता है, वो हमेशा जो मीन होता है, हमेशा जो मीन विधि होती है, वो याद रखना। जो मीन विधि होती है वो कौन सी होती है, वो होती है आगमन। कौन सी होती है, आगमन विधि से निगमन विधि की ओर। आगमन विधि से निगमन विधि की ओर आपका शिक्षण सूत्र होता है, हमेशा याद रखना। अब आगमन क्या होता है और निगमन क्या होता है, ये भी आप पूछोगे। ठीक है, ठीक है, आगमन क्या होता है और निगमन क्या होता है। आगमन है ज्ञान और निगमन है अज्ञान, ज्ञान से अज्ञान की ओर। जैसे हम मैथ्स में एक कोई उदाहरण या कोई प्रमेय याद करते हैं, तो हमको उसका निष्कर्ष पता है कि ये इसका प्रमेय है या ये इसका निष्कर्ष है, मगर हमने किस प्रकार से उसको प्रूव कराना इसके बारे में हमको पता नहीं है। तो हम कहां से, ज्ञान तो है मगर किस प्रकार से वो आया ये नहीं पता। तो शिक्षण हमेशा ऐसा होना चाहिए, तो शिक्षक एक पूर्ण होता है, शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होता है, मगर उसको जब वो प्रस्तुतिकरण करता है तो उसको हमेशा उस ज्ञान को अज्ञान की ओर जाना पड़ता है। इसी का उल्टा अगर बालकों का या अधिगमन का पूछा जाएगा, तो अधिगमन का जो अधिगमन करता का अधिगमन और सीखने का जो सूत्र होता है, वो निगमन से आगमन की ओर होता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर होता है, ज्ञान से ज्ञान की ओर होता है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इतिहास हमेशा अज्ञान से ज्ञान की ओर, जैसे मैथमेटिक्स है उसमें काफी प्रमेय होती है, तो हमको ज्ञान पता है मगर किस प्रकार से उसको प्रूव किया जाना ये पता। मगर ऐसे ही शिक्षण में शिक्षक को पूरा पता है, मगर उसको ऐसा प्रस्तुतिकरण करना है कि वो हमेशा उसको ये करना है कि मुझे नहीं पता। ठीक है, और वो टीचिंग इस प्रकार से करे कि वो बालकों मतलब बालक केंद्रित किस पे होता है, बाल केंद्रित, बालकों को अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना है। ठीक है, और अपने तो उसको पता है मगर उसको इनडायरेक्टली रूप से उसको ये ऐसी टीचिंग करनी है कि वो स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंच सके। तो आगमन से निगमन की ओर। अब ये जो सूत्र हैं ये एक ही है, ये सब सूत्र एक ही कॉन्सेप्ट के हैं, भाई नाम चेंज हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, आगमन से निगमन भी आ सकता है, और ये नहीं आएगा तो इसके जगह पे या से अज्ञात की ओर भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट वही है। वो नहीं आएगा सरल से कठिन की ओर भी आ सकता है। हमेशा टीचिंग हमेशा कैसे होती है, पहले इजी होती है, स्टेप वाइज टीचिंग को हार्ड लेवल में ले आया जाता है, पहले इजी चीजें पढ़ाई जाती है। जैसे मैंने आज शिक्षण मैंने परिभाषा बताई, मैं सीधा ये बता देता आपको प्रकार तो आपको टफ लगता है, तो पहले इजी से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त, पहले जो सामने है उसको देखना है, बाद में अमूर्त की ओर जाना है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर,
स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सशेषण से विशेषण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, प्रयोग से विवेक की ओर, और पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो ये सब सूत्र जो है वो एक ही प्रकार के सूत्र हैं, एक ही प्रकार के क्या है सूत्र है। उनका कॉन्सेप्ट एक ही है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है एक ही है, सरल से कठिन की ओर, ठीक है, ठीक है, प्रोवाइड करने वाला। तो ये सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपकी शिक्षण की पहली क्लास हुई है, ठीक है। दूसरी क्लास कल चलेगी। जिन बच्चों को ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है वो मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं पूरी ऑनलाइन बैच किस प्रकार से चलेगी, ठीक है। ये हमारे ऐप में चलेगी, वो लिंक 2 या 3 तारीख को वो ऐप गूगल प्ले स्टोर पे आ जाएगा। उसके बाद जो भी क्लासें होगी वो सब गूगल पे ऐप के द्वारा आपकी संचालित होगी। इसके अलावा इसका एक टॉपिक टेस्ट भी कराया जाएगा, 200 नंबर का, 150 नंबर का एक टॉपिक टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। वो ऐप के माध्यम से आपको मिलेगा, ऐप के माध्यम से आप उसको ऑनलाइन उसका टेस्ट दे सकते हैं। और यहाँ पे उस टॉपिक टेस्ट का पूरा एनालिस्ट के द्वारा आंसर डिस्कस किया जाएगा। तो हर टॉपिक का एक टेस्ट होगा आपका, ठीक है। जैसे टीचिंग है, टीचिंग मैटर है, इन सब का एक एक टॉपिक टेस्ट का पेपर होगा, वो बताया जाएगा। इसके अलावा जो 50 नंबर का स्टैंडर्ड सैंपल पेपर है वो भी जल्दी से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अगर जिन बच्चों को ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है वो मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है। मैंने कहा है जैसे यहाँ पे पाया गया यही पीडीएफ नोट्स आपको सही रूप से मिलेगा। किस पे? ये ऐप पे मिलेगा। अभी तो मैं पर्सनली टेलीग्राम के माध्यम से ये नोट्स आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। दिल्ली के जो बच्चे अगर लाइव ज्वाइन नहीं कर सकते हैं उनको वीडियो क्लास, जो लाइव वीडियो क्लास है वो सेंड किया जाएगा, ठीक है। जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है संडे के दिन मैंने कहा है डिस्कशन क्लास है। जिन बच्चों को डाउट है वो संडे के दिन मुझसे डिस्कशन ले सकता है। और ऑफलाइन बच्चे जिनको ज्वाइन करना है वो भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, वो सब चीज़, ठीक है। बाकी फीस के बारे में बात है वो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं किस प्रकार की फीस का इंटरेस्ट है, ठीक है। धन्यवाद आप सबका।